बीजेपी के वो कौन से चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं ज्ञानेश्वर जी, आपको तो अंदाजा होगा। नहीं नहीं, देखिए आप सम्राट चौधरी होंगे, नित्यानंद राय होंगे, या कोई तीसरा पत्ता खुल जाएगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दिमाग को पढ़ना इतना आसान नहीं होता। देखिए नीतीश कुमार को मतलब इच्छा का वरदान मिला। जब तक इच्छा तब तक रहेंगे। मैं प्रशांत किशोर के बिहार में भविष्य पर आपसे बात करना चाहता हूं। क्या भविष्य देखते हैं ज्ञानेश्वर प्रशांत किशोर का बिहार? देखिए अब तेजस्वी यादव भरोसा खो चुके तेजस्वी यादव भरोसा खो चुके हैं। तेजस्वी यादव में लड़ने की क्षमता नहीं है। बिहार की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। इस जनादेश में कई संकेत छुपे हुए हैं। संकेत बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी हैं, संकेत बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के लिए भी हैं, और संकेत हैं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के लिए, उनके परिवार के लिए, संकेत जन सुराज वाले प्रशांत किशोर के लिए हैं। तो इन्हीं संकेतों को एक साथ कायदे से समझने के लिए हमने ज्ञानेश्वर को आमंत्रित किया है। ज्ञानेश्वर के साथ ही हम बिहार इलेक्शन लगातार समझते बूझते रहे, बातचीत करते रहे। तो रिजल्ट के बाद भी चलिए ज्ञानेश्वर जी के साथ ही एक सिटिंग करते हैं और समझते हैं कि बिहार का जो ये बंपर जनादेश है उसमें किसके लिए कौन से संकेत छुपे हुए हैं। आप आखिर तक बातचीत देखिए और कमेंट करके जाइएगा। ज्ञानेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत हिंदी में। क्या माहौल है पटना का? ठंडी बढ़ी है कि नहीं? नहीं, ठंडी कहाँ बढ़नी है। देखिए ठंडी बढ़ेगी भी तो राजनीतिक तपिश इतनी है कि ठंड दब जाएगी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह, जब आप बातचीत करने को प्रारंभ किए हैं कि लालू परिवार के भीतर महाभारत का आगाज हो गया है, और लालू यादव की सबसे प्यारी दुलारी लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान अभी से कुछ देर पहले किया है। और उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा करने को संजय यादव और रमीज ने कहा था। दोनों क्या हैं यह आपको पता है। तो नहीं, संजय यादव के बारे में तो हमें पता है। राज्यसभा से सांसद हैं, हरियाणा से आते हैं, तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं। ये दूसरे व्यक्ति कौन है ज्ञानेश्वर जी? हाँ हाँ विकास जी, देखिए ये तो डार्क हॉर्स है, ठीक है ना। बिल्कुल छुपे हुए रुस्तम हैं, ये रमीज हैं। और ये भी दिल्ली के रहने वाले हैं। जब डीपीएस में थे तेजस्वी यादव तो इनके साथ, और जब क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया तेजस्वी यादव ने, तो रमीज और तेजस्वी देखिए क्रिकेट के ग्राउंड पर साथ होते थे, ठीक है। और जो रमीज के पिताजी के बारे में जानकारी है कि वह जामिया में प्रोफेसर रहे, शायद पद्मश्री भी मिला है। हाँ, तो रमीज बचपन के दोस्त हैं। लेकिन आज की तारीख में संजय यादव से भी ज्यादा शक्तिशाली रमीज हैं। देखिए रात को सोने चले जाते हैं संजय यादव दूसरे बंगले पर, जो आधिकारिक बंगला है तेजस्वी यादव का, लेकिन रमीज तो साथ में ही रहते हैं। और रमीज ही डिसाइड करते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है, और उसके बाद इंप्लीमेंट। मतलब आज आप कहेंगे तेजस्वी, बाहर से दिखने के लिए संजय यादव, और भीतर वाले रमीज हैं विकास जी। अच्छा, जी लेकिन ये बताइए कि फिर ये रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाया है, ये तो बड़ा ही गंभीर आरोप है। हम लोग जब से चुनाव शुरू हुआ तभी से ये देख रहे थे कि परिवार में एक रस्साकसी चल रही है। लेकिन अब जो आरोप रोहिणी आचार्य ने लगाया है और जो बातें वो कह रही हैं, इसका असर अब कहां तक देख रहे हैं ज्ञानेश्वर जी? नहीं नहीं, इसका असर तो देखिए अब तो आग भड़क गई है। और आग आपको पता है, देखिए अब इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं करेगा। आपको पता है ना कि एक रात लालू यादव की एक और बिटिया रात को पटना के मौर्य होटल में सोने चली गई थी। क्या घर के भीतर हुआ था। और फिर तेजस्वी यादव किस तरीके का एक अधिकार चाहते हैं। और तेजस्वी यादव को बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं, लेकिन मतलब किससे? संजय यादव से और रमीज से, ठीक है ना। हाँ, और सोचिए जब हैंडल एक्स पर पोस्ट किया रोहिणी आचार्य ने इस बात की जानकारी दी कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, परिवार से नाता तोड़ रही हूं, मुझे संजय यादव और रमीज ने ऐसा करने को कहा है, और मैं सारा दोष अपने मत्थे ले रही हूं। जब इस पोस्ट को हैंडल एक्स पर लिखा होगा रोहिणी आचार्य ने, तो उनके हाथ कैसे कांपे होंगे, उनकी आंखों का क्या हाल होगा। और जब इसे पढ़ा होगा लालू यादव ने बिटिया रोहिणी की किडनी पर,
आज वह जिंदा हैं, तो उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब कैसा होगा, इस बात की कल्पना कीजिए विकास जी। और इससे समझ लीजिए कि पटना में ठंड कितनी है और राजनीतिक तपिश कितनी है। मैं तो शुरुआत करने वाला था आपसे आपसे जो बातचीत हो रही है उसकी शुरुआत मैं करने वाला था, इतना बम्पर जीत बीजेपी को मिला उसका क्या मतलब है जदयू के, लेकिन अभी पहले इसी पे बात कर लेते हैं, ये भी टॉपिक था। पहले जी तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं अपनी बातचीत में कि उनकी एक और बेटी हो मौर्या होटल में सोने चली गई, मतलब घर से रूठ के सोने चली गई, क्या हुआ बिल्कुल था, मतलब थोड़ा बिल्कुल और बिल्कुल बताइए क्या बिल्कुल हुआ, किस घर बात से को लेकर के इतनी तनातनी लालू परिवार में चल रही है। देखिए, राजद पार्टी तो लालू फैमिली की पार्टी है ना, है? और लालू परिवार में लालू यादव के कितने संतान हैं आपको पता है? तेज प्रताप यादव को पहले कैसे बाहर निकाला गया यह भी पता है आपको। ठीक है, तेज प्रताप यादव के साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं, मेरा कोई समर्थन नहीं है, लेकिन परिवार में आप देखिए, संयुक्त परिवार जब होता है तो वहां अधिकार जो होते हैं किस तरीके से, तो पार्टी परिवार की है और मालिक कोई एक आदमी बना हुआ है। लालू यादव ने चूंकि उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और आप देखिए, मैं कल रात को हैंडल एक्स पर स्पेस पर एक बातचीत चल रही थी जिसमें लालू यादव की दोनों बेटियां शामिल थी। उन दोनों का दर्द भी झलक रहा था। और उसमें शामिल लोग देखिए, उसमें डॉक्टर जयंत जिज्ञासु भी शामिल थे और वह सुन रहे थे। उन्होंने तेजस्वी यादव का पक्ष रखा, लेकिन वहां इस बात की चर्चा हो रही थी कि महिलाओं का वोट नीतीश कुमार ले गए, महिलाओं का विश्वास नीतीश कुमार ने हासिल कर लिया। लेकिन वह पार्टी जिसने बिहार को पहला मुख्यमंत्री दिया, वह पार्टी से महिला क्यों महिला हटी? महिला मुख्यमंत्री दिया, पहला महिला महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हाँ पहला राबड़ी देवी महिला जी। मुख्यमंत्री, वह पार्टी महिलाओं से कैसे चूक गई? क्यों नहीं महिलाओं को आगे किया गया? क्यों राबड़ी देवी की जनसभाएं बहुत पहले से बंद करा दी गई? क्यों मीसा भारती को मीसा दीदी कहा जा रहा था, रोहिणी दीदी कहा जा रहा था उस बातचीत में? क्यों इन्हें दूर कर दिया गया? क्यों महिलाओं से हमारा संबंध नहीं बना, मतलब राजनीतिक संबंध नहीं बना, वहां तक हमारी रीच नहीं पहुंची? तो ये सारे सवाल हैं। देखिए, आप तो लगातार बिहार में थे और आप देख रहे थे कि चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है। जरा सोचिए इस हार के बारे में। देखिए, एक बात मैं फिर जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि इस चुनाव में जो पढ़े लिखे समझदार और शांत नियत वाले यादव हैं, उन्होंने भी राजद को वोट नहीं दिया है। उन्होंने भी अच्छा। राजद को वोट नहीं दिया। जी बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, उन्होंने भी अपने को दूर कर लिया है। और जिस तरीके से यादव विधायकों की संख्या घटी है, आप समझ लीजिए यह और आगे घटेगी। जो हाल 1990 के बाद सवर्ण जाति के विधायकों का हुआ, संख्या लगातार घटती चली गई। आप फर्क देखिए ना। आप आप बीजेपी एनडीए के यादव नेताओं को देखिए, उनके स्वभाव को देखिए, उनकी बातचीत को देखिए, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे वो नंद किशोर यादव हो, चाहे वो राम कृपाल यादव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विजेंद्र प्रसाद यादव हो, उनकी बातचीत में आपको शालीनता दिखेगी, उनकी बातचीत में आपको विनम्रता दिखेगी, उनकी बातचीत में उद्दंडता नहीं दिखेगी। लेकिन यहां क्या है? यहां धमकियां दिखेगी, यहां आंखें तरेड़ी जाएगी। तेजस्वी यादव नहीं करते, लेकिन तेजस्वी यादव भी कभी कभी कान के इतने कच्चे हो गए हैं, या उन्हें ऐसा स्क्रिप्ट दे दिया जाता है कि वह लोगों को धमकाने लगते हैं कि मैं बहुत लंबे समय तक याद रखता हूं। ज्ञानेश्वर तो जी, ज्ञानेश्वर जी, अब आगे आगे ज्ञानेश्वर जी माफ करिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, हम लोग अभी बातचीत करेंगे, और ये बिहार इलेक्शन ये मेरे लिए इस मामले में अलहदा था कि ये आपके साथ ही मिलकर जी के मैंने ये पूरा बिहार इलेक्शन कवर किया। मुझे आप अब जब रिजल्ट आ गया है, जब फैसला आ गया है, चीजें साफ हो गई हैं, सत्ता पक्ष को बम्पर बहुमत मिला है और विपक्ष का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है, राष्ट्रीय जनता दल की हालत खराब हो गई है आंकड़ों में अगर आप देखें, उस सब पे आएंगे, लेकिन पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जी बिल्कुल। आपने सालों तक बिहार में क्राइम रिपोर्टिंग की, आज हम अपना मीडिया संस्थान चलाते हैं, बतौर पत्रकार 10 चीजें आप बोलते हैं, आपसे सहमति असहमति रखना अलग बात है, लेकिन जब इस चुनाव में आपने कुछ देखा और उसको बताना शुरू किया, अब बताने का आपका अपना तरीका हो सकता है, कितने जी बेबाकी हैं तमाम चीजें, क्या आपको भी धमकियां मिली? क्या आपको भी फैसले के दिन इस बात का डर था कि कहीं
उन लोगों की सरकार न बन जाए जिनकी तरफ से आपको धमकियां मिल रही हैं, और क्या धमकियां मिली, मतलब ये इसलिए भी समझना जरूरी है कि दिल्ली में बैठे किसी बड़े पत्रकार को एक फोन कॉल आ जाता है, एक सोशल मीडिया पोस्ट आ जाता है तो हंगामा बरप जाता है, लोकतंत्र और पत्रकारिता को खतरा हो जाता है। पटना में आप बैठे हैं, आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो भी रिकॉर्ड में आना। नहीं देखिए विकास जी, धमकियों से मेरी दोस्ती तो पिछले 37 सालों से है और मैं धमकियों का सामना करता रहता हूं, चूंकि मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है और उस दौर में की है जिसे आप जंगल राज कहते हैं। देखिए इस चुनाव में क्या हुआ मेरे साथ आपको पता है कि चुनाव का औपचारिक ऐलान 6 अक्टूबर को हुआ था। उसके पहले ही आरजेडी ने मेरा बहिष्कार किया, मतलब लाइव सिटीज का बहिष्कार किया। क्यों, और आपके कार्यक्रम आपने में तेजस्वी यादव खुद आए थे, संजय यादव खुद आए थे? नहीं आए थे ना, देखिए एक अनुरंजन झा का पॉडकास्ट हुआ था, आपने भी देखा होगा। उस पॉडकास्ट में उन्होंने चंपारण में होने वाले अपहरण की कहानी सुनाई थी। संख्या हो सकता है, संख्या संभव है कि पुलिस रिकॉर्ड से अधिक हो, लेकिन जो हालात थे उन्होंने बयां किया था। और देखिए पॉडकास्ट तो आज भी पूर्ण रूप से लाइव स्टेज के चैनल पर है। उसमें एक रील्स कटा जो वायरल हो गया। इस पर राजद के कुछ लोगों को आपत्ति है, यह जानकारी मुझे मिली। हमने कहा पॉडकास्ट है ही, चलो रील्स पर इतनी आपत्ति है तो उसे हटा देते हैं। हमने हटा भी दिया। लेकिन 2 दिनों के बाद आरजेडी के ऑफिशियल पोस्ट पर, ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से लाइव सिटीज के बहिष्कार और मेरे बारे में मेरी जाति तलाशी गई। और इसके बाद तो देखिए मुझे तेजस्वी यादव ने धमकी दी, मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये कहता भी नहीं हूं, क्योंकि तेजस्वी यादव इस नेचर के हैं भी नहीं और मुझसे अच्छे रिश्ते रहे। संजय यादव ने मुझे धमकी दी, यह भी मैं नहीं कहता हूं। लेकिन हां, फिर इनके ट्रॉलर्स ने जिस तरीके से मुझे धमकाना शुरू किया, मुझे गालियां देनी शुरू की। देखिए पत्नी को कोई गाली नहीं देता है, हा? गाली दी गई मेरी स्वर्गवासी मां को, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को। कहां कहां क्या क्या न कहा गया। तो देखिए मैं तो कहा कि मैं धमकियों से दोस्ती पिछले 37 वर्षों से रखता हूं, तो मैं बहुत कमेंट्स नहीं देख रहा था, लेकिन मेरे बच्चे परेशान। और आपको वह कहानी हमने सुनाई थी कि मेरे दामाद जो नोएडा में रहते हैं, उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनका एक दोस्त जिसने मुझे जन्मदिन के दिन बधाई दी थी, उस व्यक्ति ने मुझे बाद में गालियां ली। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने बताया कि माफ करना भाई, मुझे आरजेडी की ओर से 10 गालियां भेजी गई थी। वह उनके ट्रॉलर्स हैं, उसके लिए पैसे भी मिलते होंगे, और यह कहा गया कि इन्हें तुम्हें पोस्ट करना है। तो उनकी आप बड़ी दैनिक, बात कह रहे हैं। जी मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि और किस तरीके की गालियां दी जा रही थी, सभी लोग सुन रहे थे, सभी लोग देख रहे थे, सभी लोग देख रहे थे। और देखिए इसमें कई लोगों के निजी स्वार्थ थे जिन्होंने मेरे खिलाफ तेजस्वी यादव के कान भरे। इसमें हमारी पेशा कौन के लोग भी, तो? हाँ इसमें हमारी पेशा के भी कुछ लोग शामिल हैं जो अच्छा। मुझसे प्रतियोगिता करते हैं, स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं करते, अस्वस्थ प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है, ओके। मैं उनकी चर्चा भी ठीक है। नहीं करता, मैं बहुत सम्मान भी देता हूं। खैर चलिए, तो ठीक है। इस तरीके से, हाँ। तो और अब मैं आ जाता हूँ, अब मैं आ जाता हूँ, ये तो हम अभी लोगों के अभी पेशे में कल होता वाली, रहता है, लेकिन ये अब अभी रिकॉर्ड में कल आना वाला, चाहिए। नहीं नहीं विकास जी, अभी कल वाली बात, जब कल काउंटिंग थी, अच्छा। मैं जब सुबह आ रहा था, तो मेरी पत्नी ने जरूर कहा था कि जितने आक्रामक ये लोग हैं और जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, तो यदि इनकी सरकार बन जाती है तो शाम को घर लौटते वक्त ख्याल रखिएगा, मैरिन ड्राइव हम्म। से मत आइएगा, वह रास्ता थोड़ा सा सन्नाटा रहता है, आप मेन रोड से आइएगा, क्योंकि मेन मतलब बेली रोड से आइएगा, क्योंकि उधर थोड़ा सा छेड़ना आसान नहीं होता है। तो ये भय था, लेकिन बिहार की जनता ने भय मुक्त शासन को पसंद किया और भय मुक्त रहना पसंद किया, इसलिए कोई बात नहीं, जनता ने ही जनादेश तो दिया। अब मुझे एक चीज बताइए, चलिए ये तो आपका निजी अनुभव हो गया, मैं चाहता था कि ये रिकॉर्ड पर आए, ये बात जी दर्ज हो। एक पत्रकार जी, को किसी भी स्थिति में, किसी भी शासनकाल में डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, लेकिन कहाँ ये डरने की वही बात लोग है। हैं,
ये नहीं नहीं, ये डराने की कोशिश होती है ज्ञानेश्वर जी। ये वही लोग हैं, ये वही उन्हीं लोगों ने आपको गालियां दी, उन्हीं लोगों ने शायद आपको गालियां दिलवाई, जो दिल्ली जी। के किसी मामले में जैसे किसी पत्रकार को कुछ कहा जाता है तो लोकतंत्र की हत्या हो गई जैसी चीज कहते हम्म। हैं। खैर, बिहार में जो ये रिजल्ट आया, एनडीए के पक्ष में इतनी इतनी इतना बड़ा बहुमत आना, खासतौर पे बीजेपी की सीटें, हम सब आपसी बातचीत में ये अंदाजा लगा रहे थे कि चूंकि 80 सीटें बीजेपी को पहले से हैं तो उसकी सीटें कुछ घट सकती हैं। हालांकि हम लोग ये भी अंदाजा लगा रहे थे कि नीतीश कुमार का चुनाव है, लेकिन इतनी बड़ी जीत का अंदाजा था क्या आपको? देखिए विकास जी, हम और आप पटना में तो लगातार बातचीत कर ही रहे थे, और मैंने करीब 15 दिन 20 दिन पहले आपको एक संख्या बताई थी, 152, 152, हाँ। कि हमने जो हम्म। गणित बैठाया है एक एक सीट का, जो हमने समझा है 152 से कम नहीं होता है। और यह जानकारी हमने कई लोगों के साथ साझा की थी, और इसके जी। साथ ही हम यह भी कह रहे थे कि यदि 160 पार होगा तो फिर कुछ भी हो सकता है। और देखिए 3 नवंबर का संवाद है, मतलब पहले चरण के चुनाव के 3 दिन पहले, हमारा और अजीत द्विवेदी का, उसमें थंबनेल ही लगा है कि 81 सीटें जेडीयू। देखिए हम और आप क्या कह रहे थे, थोड़ा सा अंतर, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है कि जेडीयू जी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है, बीजेपी हम्म। दूसरे नंबर की पार्टी हो सकती है, और आरजेडी हम्म। तीसरे नंबर की पार्टी हो सकती है। इसमें तो हम लोग का मतांतर नहीं था। इसमें नहीं। देखिए, आप बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली के कई पत्रकार आए और उन्होंने क्या पढ़ा, पटना के भी कुछ पत्रकारों ने पढ़ा कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, कहां से पढ़ रहे थे, यह बात समझ में नहीं आ रही। देखिए अब 14 तारीख, कल तो काउंटिंग हुई, नतीजा आया। 13 तारीख को भी जो लोग आरजेडी की सरकार बना रहे थे, मुझे परसों रात हम्म। को विनोद तावड़े ने भी भोज पर बुलाया था। पटना के और भी कई पत्रकार थे, दिल्ली के और भी कई पत्रकार थे, मैं अकेला नहीं था। तो जो लोग आरजेडी की सरकार बना रहे थे, महागठबंधन की सरकार बना रहे थे, तो मेरा सीधा सा सवाल था, गणित में समझना चाहता था उनसे भी, ताकि मैं अपने को दुरुस्त कर सकूं, कि आप ये हम्म। बताइए कि आरजेडी को कितनी सीटें हैं, बहुत अच्छी स्थिति में कितनी सीटें हैं। हम्म। तो सभी लोग 60 से 70 में हाँफ रहे थे, और एक व्यक्ति ने कहा 80। हमने अच्छा। कहा चलिए, हाँ हमने कहा चलिए 80 भी मान लेते हैं। 80 नहीं आएगी मैं कह रहा हूं, लेकिन 80 भी मान लेते हैं, 75 भी मान लेते हैं। बाकी 42 कहां से आएंगे कि महागठबंधन की सरकार बने? बाकी 42 और 47 का हिसाब जोड़ने में सभी के पसीने छूट गए। जब आप 42 और 47 देखिए, यदि कांग्रेस को 30 सीटें नहीं आती तो इन्हें 75 भी आ जाता, क्योंकि हमें और तब आपको भी कितना, सरकार नहीं बनती। तब भी सरकार नहीं। और हमें और आपको पता था कि इस बार माले विधायकों का परफॉर्मेंस भी खराब है। हम्म। दीपांकर भट्टाचार्य को हम और आप सैल्यूट करते हैं, लेकिन उनके विधायकों के प्रति क्षेत्रों में गंभीर शिकायतें थी, गंभीर शिकायतें थी। पालीगंज में भी संदीप सौरभ चुनाव हार जाते यदि एलजेपीआर के प्रत्याशी बालू कारोबारी सुनील यादव नहीं होते। तो हम्म। कहीं से भी सरकार तो नहीं बन रही थी, और सरकार नहीं बन रही थी। और जो हमने कहा कि देखिए, आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं शायद, मुझे लगता है। जी जी मैं तो जी। हाँ, मैं तो पढ़ा ही हूं। जो अच्छे शिक्षक होते हैं, हम लोगों ने कई अच्छे शिक्षकों की विदाई अपने स्कूलों में देखी, कि कैसी विदाई, कैसी सुखद विदाई दी जाती है और कैसी भावभीनी विदाई दी जाती है। तो नीतीश कुमार को विदाई लोग ऐसी देना चाहते थे जो एक मिसाल बन जाए, जो एक मिसाल बन तो जाए। अब ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार की विदाई हो गई है, जनता ने विदाई कर दी है, क्या वो मुख्यमंत्री रहेंगे? ज्ञानेश्वर जी, आपने मुझसे बातचीत में कहा था कि नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे और एनडीए के तरफ से ही शपथ लेंगे, अब क्या मैं मैं फिर कहेंगे? मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की इच्छा जब होगी वह कुर्सी छोड़ देंगे, और बिहार का कोई मुख्यमंत्री दूसरा बीजेपी का हो जाएगा। नीतीश कुमार कौन है को, बीजेपी के, वो कौन से चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं? ज्ञानेश्वर जी, आपको तो अंदाजा होगा। नहीं नहीं, देखिए आप सम्राट चौधरी होंगे, नित्यानंद राय होंगे, या कोई तीसरा पत्ता खुल जाएगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दिमाग को पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। कौन जानता था भजन लाल शर्मा हो जाएंगे, कौन जानता था मोहन यादव हो जाएंगे, कौन जानता था कि दिल्ली में रेखा गुप्ता हो जाएंगी। यह तो आप और हम समझते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन देखिए नीतीश कुमार को
मतलब इच्छा का बलिदान मिला हुआ है, इच्छा का बलिदान मिला हुआ है। जब तक इच्छा तब तक रहेंगे, जब तक इच्छा तब तक रहेंगे। और वो फिनिक्स जो चिड़िया है उसकी कहानी तो हम लोग कहते ही हैं कि शाम को वह खत्म हो जाती है और सुबह फिर कैसे जिंदा हो जाती है। तो नीतीश कुमार को जब जब लोगों ने मारा है वह उतनी मजबूती से उठे हैं, यह इस बात की गवाही और इस बात का इतिहास तो उपलब्ध है ही विकास। जब आप ये कह रहे हैं तो मुझे नीतीश कुमार के जीवन पे लिखी गई किताब का एक वाक्य याद आ रहा है कि दो शुरुआती चुनाव हारने के बाद, पहला और दूसरा चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार बहुत परेशान हो गए। उनकी शादी हो चुकी थी, वो घर गृहस्थी भी संभालना चाह रहे थे। अपने एक दोस्त के पास पहुंचे ये कहते हुए कि यार मैं अब ठेकेदारी कर लूंगा, रेलवे में ठेकेदारी बिल्कुल। निकलने वाली है, मैं ठेकेदारी कर लूंगा, अब राजनीति नहीं करूंगा। उनके जी। दोस्त ने उनसे कहा कि ऐसे कैसे हार मान सकते हो, और उसके बाद जो चुनाव उन्होंने लड़ा उसमें वो जीते और उसके बाद कभी नहीं हारे। और आज 2025 में हम ये देख रहे हैं कि बिहार की जनता ने उनको बम्पर सीटें दी हैं, और जैसा आप कह रहे हैं कि एक बहुत ही शानदार विदाई का इंतजाम कर दिया है। और आप ये भी कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति का वरदान उनको है कि वो जब तक चाहे तब तक शासन कर सकते हैं, जब उनका बिल्कुल मन करेगा बिल्कुल तो हट जाएंगे। बिल्कुल। नीतीश कुमार को, ज्ञानेश्वर जी नीतीश कुमार को बिहार कैसे याद रखेगा? एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके कास्ट की ज्यादा वोट संख्या नहीं थी, बिहार में बहुत मजबूत कास्ट सिस्टम से वो नहीं आते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो लालू प्रसाद यादव के साथ था, उनसे अलग हुआ, अपनी पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बना, 20 सालों तक शासन करता है। हमने देखा कि इस चुनाव में उनके प्रति कोई नाराजगी नहीं। आगे नीतीश कुमार को जनता बिहार की कैसे याद रखेगी? नहीं, विकास जी कैसे याद रखेगी जनता, इसके गवाह तो आप भी हैं और हम भी हैं। कि देखिए जनता इस रूप में याद रखेगी कि 2005 के पहले, मैं अपनी बात नहीं करता हूं, मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था, कि जनता को शाम 7 बजे घर में बंद हो जाना पड़ता था। और अभी आप पटना थे 3 दिनों पहले तो रात को 1 बजे हम लोग कॉफी पी रहे थे, जी। रात को 1 बजे कॉफी पी रहे थे। और उसके बाद भी यदि कहा जाता कि आप लालगंज चले जाइए तो कोई आपको परेशानी नहीं होती। तो जनता को भयमुक्त शासन देना। पहले सड़कें नहीं थी, पहले बिजली नहीं थी, पहले अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। हुँ? और देखिए नीतीश कुमार ने कभी भी इस बात का दबाव तो नहीं दिया कि यदि ये इस जाति का अपराधी है तो इसके खिलाफ कार्रवाई ना करो, और यदि यह इस जाति का अपराधी है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करो। देखिए, हाँ, यह सच है कि बिहार का जितना विकास होना चाहिए था, जब हम मध्य प्रदेश देखते हैं, जब हम उत्तर प्रदेश देखते हैं, जब हम राजस्थान देखते हैं, तो थोड़ी निराशा होती है। लेकिन एक बात जो मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार ने खादी का कुर्ता पहना है, दुनिया लिनेन पर पहुंच गई, इस बात को हम मानते नहीं, बिजली सड़क पानी को ही सब कुछ मान लेते हैं। और बिहार में विकास थोड़ा धीमा होता है, बिहार के लोग थोड़े धीमे चलते हैं, समझते भी थोड़े देर से हैं। तो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी, नीतीश कुमार की वह पूंजी सबसे बड़ी है जब वह हेलीकॉप्टर का इंतजार नहीं करते रहे और सड़कों से निकल गए, रात को गए संजय झा के यहाँ रुके, और वह वीडियो संदेश, मैंने सबके लिए किया है, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। तो यह जो बात थी ये- ना, जी, जी। नहीं तो नहीं, जो ये यह, तो नीतीश कुमार। जी। जी, नहीं, आप कुछ बताइए कह रहे हैं? बताइए। नहीं, आप नहीं कुछ नहीं, आप कह रहे थे। बताइए। तो यह जो मैं बात ये थी ना, देखिए नीतीश कुमार के बहुत कटु आलोचक भी यह नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार बेईमान है। लेफ्ट राइट वाले कौन क्या कर रहे हैं, प्रशांत किशोर इतने आरोप लगा रहे थे, बिहार में सीबीआई नहीं पीबीआई कहा जाने लगा था, प्रशांत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वे जिनके खिलाफ आरोप लगाते थे साथ में यह भी राइडर था कि नीतीश कुमार तो ईमानदार है। तो उनके धुरंधर विरोधी भी नीतीश कुमार को बेईमान नहीं कह सकते। यह बहुत बड़ी पूंजी होती है विकास। जी। आपने प्रशांत किशोर का नाम लिया। अभी हमारे एक साथी हैं गुंजेश, वो रिसर्च कर रहे थे तो वो देख रहे थे कि कितनी ही ऐसी सीटें हैं जहां जनसुराज के उम्मीदवार से को जितनी वोटें मिली उससे ज्यादा नोटा को वोट मिला है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनसुराज को 0 सीटें आई हैं और वोट प्रतिशत भी बहुत अच्छा नहीं है। प्रशांत किशोर आज एक दिन बीत गया है, मीडिया के सामने नहीं आए हैं। अमूमन कल शायद वो मीडिया के सामने आएंगे। ज्ञानेश्वर जी, क्या लग रहा है प्रशांत किशोर को लेकर के? जो रिजल्ट आया वो तो हमने देखा,
उसकी वजहों पे भी चर्चा हो गई है। मैं प्रशांत किशोर के बिहार में भविष्य पर आपसे बात करना चाहता हूं। क्या भविष्य देखते हैं ज्ञानेश्वर प्रशांत किशोर का बिहार में? देखिए, प्रशांत किशोर के भविष्य हैं यदि प्रशांत किशोर टिक गए तो। क्योंकि देखिए, अब तेजस्वी यादव भरोसा खो चुके हैं। तेजस्वी अच्छा। यादव हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव भरोसा खो चुके हैं। तेजस्वी यादव में लड़ने की क्षमता नहीं है। तेजस्वी, देखिए ना, आपको विकास जी, आप देखिए, चुनाव के पहले, टिकट देने के पहले जब उम्मीदवार तय हो जाता है, उम्मीदवार कितने दिन पहले तय होता है? कभी आरजेडी कभी किसी बूथ लिस्ट पर काम करती है? और आप तो पूरा बिहार का दौरा कर रहे थे, कहीं स्वतंत्र देव सिंह घूम रहे थे, कहीं कोई सांसद घूम रहा था, और कितने महीनों से कि, और बीजेपी जिससे आपको लड़ना है, जहां चुनाव होते हैं वहां एक एक साल पहले से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बूथ कमेटी वोटर लिस्ट के एक एक पन्ने को देखती है और समझती है कि इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है। तो ये तो चुनाव लड़ते ही नहीं लड़ते हैं। और प्रशांत किशोर, देखिए हमने क्यों कहा, जब तेजस्वी यादव भरोसा खोएंगे, प्रशांत किशोर चुनाव हार गए, नोटा से बहुत कम वोट मिले हैं कई विधानसभा क्षेत्रों में, यह बात सही है। देखिए, प्रशांत किशोर को वोट देने का मतलब आरजेडी की सरकार बना देना है। बिहार की जनता यह समझ गई थी और जनता को यह मंजूर नहीं था। जनता को यह मंजूर नहीं था। तो चुनाव आखिर में बाइपोलर हो गया। जो लोग प्रशांत किशोर को वोट देना चाहते थे वह भी प्रशांत किशोर से भाग गए, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि प्रशांत किशोर को वोट देकर आरजेडी की सरकार नहीं बनानी है। जहां कुछ विधानसभा क्षेत्र है, कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों के कारण जीत मिल गई है आरजेडी को, जीत मिल गई है आरजेडी को। तो बिहार की जनता ने इससे बचने का प्रयास किया। तो देखिए, तेजस्वी भरोसा खो चुके, तो विपक्ष तो चाहिए ना। और प्रशांत किशोर जिन मुद्दों की बात कर रहे थे, हार अपनी जगह है, कलेजा रख दिखाएं वो, ठीक है ना, कि बिहार में रहने की ताकत दिखाएं वो जो कहते हैं। तो बिहार की जनता को विपक्ष चाहिए ना, जनता को जनता का विपक्ष चाहिए। प्रशांत किशोर की आलोचना इसके लिए किसी ने नहीं की कि प्रशांत किशोर गलत मुद्दे उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर गलत बिल्कुल। बातें कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर बिहार में बने रहे, थोड़ा भविष्यवाणी कम कर दे, थोड़ा गुस्सा कम कर दे, बढ़ चढ़ के बोलना कम कर दे, नहीं? हाँ, दूसरों की भी सुने, दूसरों की भी सुने। और डॉक्टर और वकील ही पॉलिटिकल डॉक्टर हैं, इस बात में यकीन मानना छोड़ दे, इस बात में यकीन मानना छोड़ दे। देखिए, नीतीश कुमार की एक बात हमेशा मुझे याद रहती है, 2005 के चुनाव, बाघ के सामने बकरी को लड़ाएंगे तो बकरी कहां से बचेगी। अच्छा। हाँ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बात है ये। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल बात है। और देखिए, जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि सारे दरवाजे बंद हैं, पॉलिटिकल समझौतावादी हो जाए, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी में अब रिश्ते चलने वाले नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। देखिए, कांग्रेस की हार कम है। जो लोग कांग्रेस की हार पर टिप्पणी करेंगे, उन्हें माले की हार हम्म। देखनी चाहिए, उन्हें माले की हार देखनी चाहिए। कांग्रेस को 61 सीटें दी गई, 2 वापस ले ली गई, लालगंज, हाँ, वापस ले लिया गया बारसलीगंज, बची 59, उसमें भी 6 या 7 पर फ्रेंडली फाइट। और जो बचे 52 बचे, 53 बचे, उसमें 32 सीटें ऐसी थी जिस पर महागठबंधन ने आज तक कभी जीत दर्ज ही नहीं की। तो चुनाव लड़ रही थी, ओ। हाँ, चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी 20 सीटों पर, 20 सीटों पर, ओके। जहां कुछ संभावनाएं थी। और देखिए, अब तो तेजस्वी यादव नहीं कहेंगे ना। देखिए, राहुल गांधी और कृष्णा अलाबरू बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि सामूहिक नेतृत्व, मतलब पिछड़ा, दलित और अकलियत, उन पर चुनाव, तेजस्वी यादव का नाम घोषित न किया गया होता तो रिजल्ट इससे बेहतर होता। आपने तेजस्वी यादव का अच्छा। नाम घोषित कर दिया, आपने तेजस्वी यादव का नाम घोषित कर दिया, आपने मुकेश सहनी का नाम घोषित कर दिया, और क्या चलने लगा? इतने प्रतिशत वाले को लड्डू और इतने प्रतिशत वाले को कद्दू। आप भी सीमांचल हम्म। गए थे, क्या ओवैसी इस जी। तरीके से वापस आएंगे, किसी को उम्मीद थी? नहीं। नहीं थी, नहीं थी। तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का ऐलान, तेजस्वी यादव ने जाकर क्या कह दिया ओवैसी को सीमांचल में? एक्सट्रीमिस्ट। हम्म। और हम्म। आकर जवाब दिया ओवैसी ने कि दाढ़ी वाले और टोपी वाले इन्हें उग्रवादी दिखाई पड़ते हैं। क्या परिणाम हुआ?
तो हमने तो कहा ना आप कि ये कह रहे आप ये कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी कि आपने दो तीन बड़ी बातें कह दी हैं, मैं थोड़ा उस पर जोर देना चाह रहा हूं। एक तो आपने कहा कि तेजस्वी यादव विश्वास खो चुके हैं। किस आधार पर कह रहे हैं आप ये बात? एक चुनाव हारना विश्वास खोना तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, एक चुनाव कहाँ हारे भाई। एक चुनाव कहाँ, 2020 हार गए आप, 2024 हार गए, जितने बाईपोल हुए सब हार गए हैं, जितने बाईपोल हुए सब हार गए। आप घर से निकलते कहाँ जो चुनाव जीत लीजिएगा? आप मिलते कहाँ हैं लोगों से? कल भी मैं हम्म। जिस स्पेस की बात कर रहा था, जहां चर्चा हो रही थी, जहां लालू यादव की दोनों बेटियां थी, वह बड़ी गंभीरता से सुन रही थी कि, और लोग बता रहे थे, मैं नहीं कह रहा, कि भाई आप इतनी देर से उठते हो। लालू यादव की दिनचर्या, अभी उनकी सेहत ठीक नहीं है, फिर भी वह घंटा डेढ़ घंटे का वक्त निकालते हैं आम लोगों से मिलने के लिए, नेताओं से नहीं। हम्म। आप कब मिलते हो भाई? हम्म। आप कब हम्म। मिलते हो? आप कब मिलते हो? हाँ? तो हम्म। फोटो सेशन से अब राजनीति नहीं होती है। ये बात, इस बात में तो दम है। दूसरी आप हाँ, बड़ी बात आपने ये कही कि आरजेडी और कांग्रेस में अब संबंध नहीं चलने वाले, और इसको आपने प्रशांत किशोर के साथ कहा। तो क्या बिहार में कांग्रेस और प्रशांत किशोर के करीब आने की शुरुआत हो चुकी है या होगी? नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। देखिए, आप बात कीजिए लोगों से। लोगों को आरजेडी का भय दिखता है, कांग्रेस का भय दिखता है क्या? कांग्रेस दिखती ही नहीं है जमीन पे। नहीं नहीं, आप ऐसे बात कीजिए कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों में आपको किसी को चुनना होगा, किसी न्यूट्रल वोटर से, जो किसी न्यूट्रल वोटर से, तो आप किसे चुनेंगे? या आप देखिए कि इनमें हम्म। से किससे भय लगता है आपको? किससे भय लगता है आपको? हम्म। हाँ? तो देखिए, बिहार को भय आप नहीं कर। तो आपकी बातचीत से मैं ये नतीजा अगर निकालूं कि ज्ञानेश्वर जी ये कह रहे हैं कि बिहार में अब आरजेडी का भविष्य नहीं बचा है, लालू यादव कहां बची? परिवार तेजस्वी यादव के लिए जगह नहीं बची है। कहां बची है? कहां बची? कहां देख रहे हैं आप? कहां देख रहे हैं? कहां देख रहे हैं भाई? भाई आरजेडी तो 2010 में खत्म हो गई थी ना। 2015 में भाई नीतीश कुमार ने जिंदा कर दिया ना। 2015 में नीतीश कुमार ने जिंदा कर दिया ना। 22 सीटों पर आ गए थे ना। और वह तो प्रशांत किशोर की समझाई हुई बातें थी कि भाई बैकवर्ड पॉलिटिक्स कर दीजिए। अब नीतीश कुमार भी नहीं रहेंगे, मतलब वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, मतलब पॉलिटिकल जी। उतना एक्टिव नहीं रहेंगे। और लालू यादव भी स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, लेकिन वह भी उतना पॉलिटिकल एक्टिव नहीं रहेंगे। हाँ? तो जी। अब जी। कहा कौन जी। सी गुंजाइश बची है? अब कौन सी गुंजाइश हम्म। बची है? और देखिए, अब तो आखिर में चिराग पासवान भी जितनी मजबूती से आ गए हैं, हाँ, चिराग पासवान जितनी मजबूती से आ गए हैं, और जो युवा चेहरा है, जिस तरीके से वह लोगों को लुभाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, और उन्होंने दिखाया कि देखिए हमारा स्ट्राइक रेट क्या है। तो चिराग पासवान एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है। हम्म। चिराग पासवान को लोग ये एस्टिमेट कर रहे थे, सारे एग्जिट पोल मैं बता रहे मैं थे कि डबल डिजिट में नहीं आएंगे। मैं वही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि चिराग पासवान बिहार के लिए बहुत तेजी से एक बड़ा फैक्टर बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये सब बिल्कुल। लोग, इंक्लूडिंग मैं भी अपनी गलती मानता हूं, मैंने भी बिहार में चिराग पासवान की ताकत को कम करके आका था। तो आप जी। बताइए मुझे कि चिराग पासवान सीन में आते हुए दिख रहे हैं। अभी भी रिजल्ट के बाद सबसे पहले वो जाकर के मेरे ख्याल से नीतीश कुमार से मिले हैं, तस्वीरें बाहर आ गई हैं। चिराग पासवान पे नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, बीजेपी का हाथ है। तो अब क्या सीन बन रहा है बिहार में? अगर बात करें अगले 5 साल की, तो चिराग पासवान, ये तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, हाँ, और कांग्रेस से अगर मान ले तो कन्हैया और पप्पू यादव में से कोई। तो क्या कन्हैया, क्या हाँ, लग रहा है बिल्कुल आपको? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, यही तस्वीर है आगे की, यही तस्वीर है। सम्राट चौधरी को भी अभी दूर मत रखिए, और देखिए नित्यानंद अच्छा। राय को भी दूर मत रखिए। यदि तेजस्वी यादव से, आरजेडी से पूरा वोट बैंक लेने का प्रयास होगा, तो नित्यानंद राय को मौका मिल सकता है। हम्म। देखिए, लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के पहले शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव थे। लालू यादव विपक्ष के नेता थे, सांसद थे, सब कुछ थे, लेकिन बिहार के यादवों के सर्व स्वीकार्य नेता नहीं थे। शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव थे। तो यदि आरजेडी को समाप्त कर देना है, बीजेपी की रणनीति में यह है, तो आप नित्यानंद राय। लेकिन देखिए, कुशवाहा जाति जिस तरीके से जागृत हुई है, और जिस तरीके से उनके नेतागण चुनाव जीते हैं, और सम्राट चौधरी ने भी जो रणनीति, देखिए भाई, बिहार में बीजेपी के
नेतृत्व में किनकी चर्चा हो रही है? नित्यानंद राय की चर्चा हो रही है, सम्राट चौधरी की चर्चा हो रही है, मंगल पांडे की बात बेमानी है। देखिए, अब बिहार में कोई सबंध मुख्यमंत्री बन जाएगा, इस बात से हम सहमत नहीं होते। मैंने आज सुबह अच्छा। पोस्ट किया था कि प्रशांत किशोर को हम्म, टिके रहना होगा और कांग्रेस हम्म, से यदि कोई समझौता हो सकता है तो देखना होगा। हम्म, अच्छी बात यह है हम्म, कि प्रशांत किशोर इस बात की जिद पर नहीं अड़े हैं कि हमें ही मुख्यमंत्री बनना है। बिहार का अगला हम्म, मुख्यमंत्री दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा ही कोई होगा। हम्म, ओके, ओके। आखिर में इस जी। बातचीत के आखिर में एक बार मैं राउंड सर्कल बनाते हुए वहीं आता हूं जहां से आपने बातचीत की शुरुआत की थी। हम्म। चुनाव परिणाम आ चुका है, आरजेडी की भद पिट चुकी है। आपने ये कहा कि तेजस्वी यादव के लिए विकल्प की कमी होने वाली है बिहार में, और जो लालू राबड़ी परिवार है उसमें घमासान शुरू हो गया है। तेज प्रताप यादव भी चुनाव हार चुके हैं। तेज प्रताप हम्म। यादव किस तरीके से तेजस्वी यादव के सलाहकारों पर गुस्साए रहते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अब जरा मुझे आप बताइए कि आने वाले दिनों में ये लालू राबड़ी परिवार का झगड़ा सुलटते हुए ज्ञानेश्वर जी देख रहे हैं या बढ़ते हुए देख रहे हैं, और कितना बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? क्या परिवार दो फार हो जाएगा? इसी बातचीत से हम इस वीडियो को खत्म करेंगे, इस शानदार वीडियो को, इस बातचीत को खत्म करेंगे ज्ञानेश्वर जी। नहीं, परिवार तो कई फार पहले से है। परिवार तो कई फार पहले से है। और देखिए, परिवार में अब झगड़ा बढ़ना ही है, परिवार में झगड़ा कम नहीं हो। परिवार में कई फार पहले से है। मीसा भारती का गुट अलग से। देखिए, पहले हम लोग कहते थे कि देखिए, आरजेडी का मतलब है कि वहां पंच देवता की पूजा करनी है। लालू हम्म, यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। अब हम्म, क्या है कि तेजस्वी यादव महादेव बनने का प्रयास कर रहे हैं। कि नहीं, जो कुछ है हम ही है। अभी देखिए, लालू यादव भी आरजेडी में टिकट की गारंटी नहीं है। नहीं है। और यदि आप देखेंगे तो लालू यादव के पुराने लोग कहाँ हैं अब? हाँ? कहाँ हैं अब? बिल्कुल। और नए लोग हैं नहीं, नए लोग हैं नहीं। आप देखिए ना, इस चुनाव में भाई सुरेंद्र हम्म, यादव के बेटे चुनाव हार गए, ललित यादव चुनाव हार गए, अली असरफ फातमी का बेटा चुनाव हार गया। जितने बड़े दिग्गज थे, रीतलाल यादव चुनाव हार गए। जितने बड़े दिग्गज थे जो इनके तोप और गोप थे, वो चुनाव हार गए। हम्म, और जो इन्होंने हम्म, यह सोच कर कि हम देखिए, राजनीति कहाँ फेल होती है। आप चुनाव के हम्म, वक्त सोचते हैं कि हम 6 भूमिहारों को टिकट दे देंगे तो पूरे बिहार का भूमिहार समाज मेरे साथ हो जाएगा। हम्म। एक राहुल शर्मा, जगदीश शर्मा के बेटे किसी तरीके से जीते हैं। उन्हें भी भूमिहारों का मत नहीं मिला बहुत, बस अच्छा। नाम मात्र के मत मिले। हाँ, बस नाम मात्र के मत मिले हैं। किस हम्म, तरीके से जीते हैं वही उन्हें ही पता होगा। क्या हुआ संजीव सिंह का प्रवक्ता में? क्या हुआ हम्म, शिवानी शुक्ला का आपके लालगंज में? लालगंज में। हाँ, क्या हुआ अस्थामा में? हाँ, एक बोगो सिंह, हम्म, बोगो सिंह अपनी ताकत से चुनाव जीते। बिल्कुल, 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 बोगो सिंह बिल्कुल। अपनी ताकत से चुनाव जीते। तो देखिए, ये अंतिम समय में आप चाहेंगे कि हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। संबंध सब हम्म, हमारे आपके रिश्ते अच्छे इसलिए भी हैं क्योंकि वीडियो करें ना करें, जब मिलते हैं तो अच्छी बातें होती है। और हम लोग बिना शक्कर वाली अच्छी चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेश्वर जी। इसी तरीके से हम लोग वीडियो पे भी और वीडियो के बाहर भी बातचीत करते रहें और ये सिलसिला चलता रहे, माफ करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत व्यस्त दिन है धन्यवाद। आपके लिए, लेकिन आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।